प्यारे बच्चों, नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के गठन या उसके निर्माण की, कि कैसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है और क्या क्या उसकी प्रक्रिया रहती है और राजा की उसमें किस प्रकार भूमिका रहती है, या यूं कहें प्रधानमंत्री की क्या भूमिका ब्रिटिश मंत्रिमंडल के गठन में रहती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो गठन है वो राजा अथवा रानी के माध्यम से किया जाता है, परंतु वो अपनी इच्छा से क्या है इसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। सर्वप्रथम राजा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री भी कौन होता है, जो बहुमत दल का नेता हो उसी को वह प्रधानमंत्री के पद पर आसीन करता है। और प्रधानमंत्री के परामर्श के पश्चात ही क्या है राजा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। यदि लोकसभा में किसी भी दल का बहुमत नहीं होता तो इस पद पर उस व्यक्ति को आसीन किया जाता है जो संयुक्त मंत्रिमंडल या मिला जुला मंत्रिमंडल बनाने में सक्षम हो। यहाँ पर एक शब्द आया है संयुक्त मंत्रिमंडल या मिला जुला मंत्रिमंडल। तो आपने जब देखा होगा, इससे पहले भारत में भी आपने देखा होगा कि जो मनमोहन सरकार रही थी वो क्या है मिले जुले मंत्रिमंडल की सरकार रही थी। यानी कि किसी भी दल को जब पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो कुछ दल मिलकर क्या है बहुमत की सीमा तक पहुंचते हैं और सरकार का गठन करते हैं, तो उसे ही मिला जुला मंत्रिमंडल कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में राजा उनका जो उन मिले जुले दलों का जो नेता होता है उसको क्या है प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। अब आकार की बात करें, कितना बड़ा मंत्रिमंडल होता है, कितने लोगों का मंत्रिमंडल होता है, तो विभिन्न समय में ब्रिटिश मंत्रिमंडल विभिन्न आकार का रहा है, उसको हम देख लेते हैं। कैबिनेट के संगठन के संबंध में द्वितीय महायुद्ध से पूर्व प्रथा यह थी कि शासन विभागों के लगभग सभी अध्यक्ष कैबिनेट में सम्मिलित कर दिए जाते थे। लेकिन राज कार्य के साथ साथ जैसे जैसे शासन विभागों की संख्या बढ़ती गई, इस प्रथा का पालन करना असंभव हो गया, क्योंकि उससे क्या है बहुत सारे लोग क्या है कैबिनेट बहुत बड़ी हो जाती है। 18वीं शताब्दी में कैबिनेट की सदस्य संख्या 7 और 9 के बीच रहती थी। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यह 13 से 14 रही और 1900 से 1914 के बीच यह क्या है 20 के अब लगभग यह सदस्य संख्या रही। और 1935 में 23, तो वर्तमान की बात करें तो क्या है 21-22 के सदस्य के आसपास क्या है कैबिनेट का आकार रहता है ब्रिटिश कैबिनेट का। अब कैबिनेट के निर्माण की बात करें तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कैबिनेट का निर्माण क्या है राजा करता है और प्रधानमंत्री के अनुरोध पर प्रधानमंत्री जैसा परामर्श राजा को दे उस आधार पर ही वो कैबिनेट का क्या है निर्माण करता है। किंतु प्रधानमंत्री भी क्या है अपनी स्वेच्छा से किसी मंत्री को या किसी व्यक्ति को अपनी कैबिनेट में सम्मिलित नहीं कर सकता है। मैं आपको ब्रिटिश कैबिनेट के संदर्भ में समझा रहा हूं, पर आप प्रत्येक संसदात्मक शासन व्यवस्था, कोई भी संसदात्मक शासन व्यवस्था हो, उसमें इन बातों का ध्यान रखा जाता है। अब वो कौन कौन सी बातें हैं, आप ब्रिटिश कैबिनेट के संदर्भ में तो इसे समझेंगे ही, साथ के साथ जो जितनी भी संसदात्मक व्यवस्थाएं विश्व में है उनमें इन बातों का ध्यान रखा जाता है, आप उसको भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री केवल अपने दल के उन सदस्यों में से ही मंत्री चुन सकता है जो पार्लियामेंट के किसी न किसी सदन के सदस्य हों। प्रधानमंत्री, अब आपने देखा होगा दल में बहुत सारे लोग होते हैं, किंतु कैबिनेट मंत्री उसी को चुना जा सकता है जो किसी न किसी स्थान से क्या है जीतकर संसद का सदस्य बन चुका हो। यदि मंत्री बनते समय वह संसद का सदस्य नहीं है तो उसको चाहिए कि वो क्या है शीघ्र अतिशीघ्र यानी कि 6 माह के भीतर क्या है संसद की सदस्यता ग्रहण कर ले, वरना उसे मंत्री पद क्या है त्यागना होगा। तो ये भारत के संदर्भ में भी है और अन्य संसदात्मक व्यवस्थाओं के संदर्भ में भी यह ध्यान प्रधानमंत्री को रखना होता है। दूसरा, कैबिनेट निर्माण में कुछ सदस्य लाट सभा से भी लिए जाते हैं। लाट सभा का अर्थ है उच्च सदन से भी क्या है कुछ सदस्य लिए जाते हैं, क्योंकि
कानून द्वारा ऐसे वेतनभोगी मंत्रियों की संख्या सीमित कर दी गई है जो कॉमन सभा की सदस्यता में से लिए जा सकते हो। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो लॉर्ड सभा है, जो उच्च सदन है ब्रिटेन का, उससे भी कुछ सदस्यों को लेना क्या है, अनिवार्य होता है। इसके अलावा लॉर्ड सभा में कुछ मंत्रियों का होना परंपरागत है तथा सरकार के लिए सुविधाजनक भी है। उदाहरण के लिए लॉर्ड चांसलर सदैव लॉर्ड सभा में से लिया जा सकता है और लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल भी क्या है, लगभग लॉर्ड सभा से ही लिया जाता है। किंतु श्रमिक दल की जब भी सरकार रहती है तो वो क्या है, कॉमन उस समय जो ये लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल है, इसको वो कॉमन सभा से ले लेते हैं। श्रमिक दल के लोग, श्रमिक दल की जब भी सरकार रही है। और इसके अतिरिक्त क्या है, कभी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लॉर्ड सभा से भी क्या है, कुछ सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल में लेने होते हैं। उसके पश्चात कैबिनेट निर्माण में यह भी जरूरी है कि प्रधानमंत्री के अलावा वित्त मंत्री तथा गृह मंत्री कॉमन सभा में से ही लिए जाएं, क्योंकि कॉमन सभा क्या है, कॉमन सभा में जनता का समर्थन होता है। यानी कि जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधियों को निचले ही सदन में भेजती है, तो जनता का समर्थन जिन व्यक्तियों को प्राप्त है उनको ही महत्वपूर्ण पद दिए जाने चाहिए। इस सोच के साथ क्या है, जो कॉमन सभा है वहां से ही मुख्य गृह मंत्री और वित्त मंत्री का पद को लिया जाता है। इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात कैबिनेट निर्माण के समय एक इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि दल के उन सदस्यों का जो पूर्वगामी मंत्रिमंडलों या मंत्री समुदायों में रह चुके हैं सक्रिय एवं स्वस्थ हों तथा मंत्री पद पाने के इच्छुक हों और सदन में प्रभावशाली हो, उनको क्या है, प्राथमिकता दी जाए। कोई भी कैबिनेट है वो अपने उन्हीं लोगों को क्या है, मंत्रिमंडल में स्थान देती है जो क्या है, मंत्रिमंडल को चलाने के लिए एक तो स्वस्थ हो, एक सक्रिय हो, यानी कि वो क्या है, सक्रिय हो, ऐसा ना हो कि वो उनको पद मिला और वो काम करने के उस पद के लायक ही ना हो, या फिर प्रभावशाली हो, यानी कि विभिन्न क्षेत्र की जनता पर उनका क्या है, प्रभाव हो। चौथा, इस बात का ध्यान भी पार्लियामेंट में अपने दलीय सदस्यों में से कुछ नवनियुवक हो, यानी कि जो आप ये नहीं कि पुराने ही लोगों को क्या है, मंत्रिमंडल में पद दे, जो नए लोग निकल कर आ रहे हैं उन्हें भी मंत्रिमंडल पर स्थान दिया जाए। इस बात का भी क्या है, ध्यान रखा जाता है मंत्रिमंडल के निर्माण में। पांचवा, कैबिनेट निर्माण के समय भौगोलिक दृष्टिकोण से संतुलन का भी ध्यान रखा जाता है। भौगोलिक दृष्टिकोण यानी कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, ये जो ब्रिटेन के आस पड़ोस के क्षेत्र हैं, जिनको ब्रिटेन के में ही सम्मिलित हैं, उपनिवेश में आते हैं, तो उन क्षेत्रों को भी क्या है, प्रतिनिधित्व दिया जाता है, क्योंकि वरना ये क्षेत्र क्या है, ब्रिटेन से अपने आप को अलग होने की मांग कर सकते हैं। तो इसलिए भौगोलिक दृष्टिकोण के संतुलन का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और इनको उचित प्रतिनिधित्व देकर इन प्रदेशों की क्षेत्रीय भावना को संतुष्ट रखने का क्या है, प्रयास किया जाता है, वरना ये अपने आप को अलग करने की मांग कर सकते हैं। छठा, कैबिनेट निर्माण के समय दल के कुछ वर्गों और उपवर्गों का भी ध्यान रखा जाता है ताकि दल की एकता बनी रहे। दल के विभिन्न स्वभाव एवं दृष्टिकोण वाले समुदाय के नेताओं को कैबिनेट में सम्मिलित कर अथवा उनको मानवांछित या प्रतिष्ठित मंत्रालय देकर संतुष्ट करने का क्या है, प्रयास किया जाता है। इसी कारण जुलाई 1995 में माइकल हेस्टिल्टीन को उप प्रधानमंत्री बनाया। चलिए इसको छोड़िए, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनको दल में क्या है, स्थान देने का प्रयास किया जाता है। वर्गों यानी कि हो सकता है, भारत की बात करें तो जाति के आधार पर वर्ग बन सकते हैं, धर्म के आधार पर वर्ग बन सकते हैं, वहाँ भी अमीरी गरीबी
काला गोरा इस प्रकार से क्या है, या किसान वर्ग का या उद्योगपति वर्ग का, तो प्रत्येक वर्ग के लोगों को स्थान देने का क्या है, कोशिश की जाती है कैबिनेट में, ताकि किसी भी वर्ग के लोग क्या है, असंतुष्ट न हो। सातवां, कैबिनेट के निर्माण में अपने दल के प्रभावशाली, प्रतिष्ठित, योग्य एवं अनुभवशील नेताओं की कोई भी प्रधानमंत्री अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभावशाली जो व्यक्ति होगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, या योग्य जो व्यक्ति होगा और अनुभवशील जो व्यक्ति होगा, उसकी अगर अवहेलना आप मंत्रिमंडल में करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, आप उसके जो गुण हैं उन गुणों से क्या है, उसका जो योग्यता है उस योग्यता का लाभ अपने अपने मंत्रिमंडल में नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया ही जाता है। आठवां, कैबिनेट निर्माण के समय सम्राट की इच्छा का भी आदर करना होता है। यानी कि अगर सम्राट चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को क्या है, कैबिनेट में स्थान दिया जाए, तो भले ही प्रधानमंत्री उसके लिए विवश नहीं है कि सम्राट की आज्ञा का पालन करें ही करें, किंतु साधारणतया सम्राट की आज्ञा को मानते हुए क्या है, अगर सम्राट किसी व्यक्ति को कैबिनेट में रखने की बात करते हैं तो क्या है, उसको भी कैबिनेट में स्थान दे दिया जाता है। उसके पश्चात कैबिनेट निर्माण में देश के सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक समुदायों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये भी क्या है, किसी भी संसदात्मक शासन व्यवस्था में हो सकता है मंत्रिमंडल निर्माण के लिए, कि सामाजिक, यानी कि सामाजिक रूप से जो समूह है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, आपका विभिन्न विभिन्न क्षेत्र से हो सकता है, विभिन्न विभिन्न सामाजिक परिस्थिति के लोग हो सकते हैं, आर्थिक परिस्थिति के लोग हो सकते हैं, या विभिन्न धर्मों के धार्मिक रूप से जो समुदाय हैं उनके लोग हैं, तो उन लोगों को भी क्या है, कैबिनेट में स्थान देने की कोशिश की जाती है। 10वां, कैबिनेट निर्माण के समय यह ध्यान रखा जाता है कि वे ही सदस्य चुने जाएं जो अच्छे वक्ता होने के साथ साथ लोकप्रिय भी हो। यानी कि एक तो अच्छे वक्ता की आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि तभी आप क्या है, अपनी जो सरकार कार्य कर रही है उन बातों को क्या है, जनता तक पहुंचा सकते हैं। उसके साथ साथ लोकप्रिय व्यक्ति, जो जनता को प्यारा हो, ऐसे ही व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में स्थान देने की कोशिश की जाती है। मंत्रिमंडल के निर्माण में दल के प्रमुख नेताओं से तो परामर्श लिया ही जाता है। यह भी वांछनीय समझा जाता है कि प्रधानमंत्री दल के मुख्य सचेतक का भी परामर्श ले, क्योंकि वह उनको यह सूचना देने की स्थिति में होता है कि अमुक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की नियुक्ति अवांछनीय, खतरनाक अथवा हानिकारक हो सकती है। इसके अलावा वह अपने मित्रों एवं साथियों से भी इस संबंध में विचार विनिमय करता है। यानी कि भले ही प्रधानमंत्री को पूरी स्वतंत्रता होती है अपने मंत्रिमंडल में व्यक्तियों के रखने की, पर वो इन बातों का ध्यान क्या है, प्रधानमंत्री को रखना होता है। कुछ बातें और हैं। मंत्रियों की नियुक्ति तथा पद विवरण में यह स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत विचार, उसकी दुर्बलताएं, मैत्री भाव, राग द्वेष, स्नेह एवं कृपा दृष्टि तथा काल भान देश से उत्पन्न परिस्थितियां भी क्या है, प्रभावशाली होती है। माना जाता है कि बाल्डविन हेरो का विद्यार्थी होने के कारण भूतपूर्व हेरो स्कूल में शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता देता है। खैर, इसको छोड़िए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री का जो किसी व्यक्ति से निकटता हो सकती है, विभिन्न प्रकार के संबंध हो सकते हैं, तो उन व्यक्तियों को भी प्रधानमंत्री क्या है, अपने मंत्रिमंडल में स्वाभाविक रूप से क्या है, स्थान देते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री क्या होता है, देश का राजनीतिक सर्वेसर्वा होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूरे मंत्रिमंडल को क्या है, संचालित करने वाला व्यक्ति होता है। और आप अगर भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन होगा, जो बहुमत दल का नेता होगा, यानी कि सब उसकी बात सुनने के लिए क्या है, तैयार होंगे। तो ऐसे व्यक्ति को ही मंत्रिमंडल में विशेष महत्व दिया जाता है। अब अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या मैंने अभी आपको बताई थी कि कभी 7-8 रही है, कभी 18-20, कभी 23। तो अभी वर्तमान में बात करें तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में लगभग इस प्रकार के मंत्री पद अवश्य होते हैं।
कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं कहीं। पहला है प्रधानमंत्री तथा राजकोष का प्रथम लॉर्ड, एक ये पद है। वित्त मंत्री या चांसलर ऑफ एक्सचेकर। तीसरा है गृह मंत्री। चौथा है विदेश और राष्ट्रमंडल मंत्री। पांचवा है लॉर्ड चांसलर। छठा है लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्कॉटलैंड मंत्री यानी कि स्कॉटलैंड के क्षेत्र को जो देखता है वो मंत्री, स्कॉटलैंड मंत्री, लॉर्ड प्रिवी सील, पोस्ट मास्टर जनरल, यातायात विभाग का मंत्री, श्रम मंत्री, व्यापार मंडल का अध्यक्ष, नवसेना मंत्री, युद्ध मंत्री, जल सेना का लॉर्ड, कृषि मत्स्य एवं खाद्य मंत्री, वेल्स मंत्री। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं 20 प्रकार के क्या है मंत्रालय ब्रिटिश मंत्रिमंडल में हमको देखने को मिलते हैं। और अंतिम है चांसलर ऑफ द डची ऑफ लंकास्टर, यानी कि डच और लंकास्टर क्षेत्र के जो चांसलर हैं उनकी बात कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों में विभागों का वितरण प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किसको कौन सा विभाग सौंपे। एक सदस्य के पास एक से अधिक विभाग भी रह सकते हैं और प्रधानमंत्री चाहे तो क्या है बहुत सारे विभागों को अपने पास भी रख सकते हैं। तो आज हमने समझा कि ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल है उसके संगठन, ऑर्गेनाइजेशन कैसे वो निर्मित होता है और उसका निर्माण कैसे होता है और प्रधानमंत्री को किन किन बातों का ध्यान मंत्रिमंडल के निर्माण में रखना होता है, इसको हमने जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी। अगर आप लोगों को वीडियो सच में अच्छा लगा है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।